हेलो एवरीवन। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 47 डिस्कस करना शुरू किया था, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। उसमें हमने लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था दैट वाज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब दो पॉइंट्स रहते हैं हमारे, और जो दोनों लिख लो। एक है रिवर्स मॉर्टगेज और दूसरा है कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। दोनों लिख लो, फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलो देखो, व्हाट इज रिवर्स मॉर्टगेज। ध्यान से मेरी बात सबने सुनी है। व्हाट इज रिवर्स मॉर्टगेज? पता है, मेरे को एक बात बताओ। नॉर्मली आप बैंक के पास जब लोन मांगने जाते हो, सपोज मुझे बैंक से 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक क्या करेगा? मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखाएगा और मुझे 50 लाख रुपए का लोन दे देगा। अब मुझे बताओ, ये लोन की रीपेमेंट कैसे करोगे? किस्तों में करोगे ना। मतलब एक बात समझो, ये एक पर्सन है ए और ये बैंक है। मुझे एक बात बताओ, बैंक ए को लोन किश्तों में देता है लोन या लमसम देता है? भाई, बैंक तो आपको 50 लाख रुपए लमसम दे देगा ना, एक साथ दे देगा। हां, जब आप लोन रीपे करोगे तो रीपे आपको लमसम नहीं करना है, रीपे आपको करना पड़ता है किश्तों में, है ना? ऐसा ही तो होता है। अच्छा, अब पता है, अब हम बात करेंगे रिवर्स मॉर्टगेज की। मेरे ख्याल से मतलब आपको क्लियर हो गया होगा अब रिवर्स मॉर्टगेज में क्या होगा। ये ए है, ये बैंक है। रिवर्स मॉर्टगेज में क्या होता है? बैंक लोन लोन इंस्टॉलमेंट्स में देता है। मतलब आपको कुछ अमाउंट हर महीने दे दिया जाएगा एज लोन। एक फिक्स्ड अमाउंट आपको हर महीने एज लोन दे दिया जाएगा और पैसा आपको रीपे लमसम करना पड़ता है एक साथ। दिस इज रिवर्स। तो नॉर्मली बताओ, नॉर्मली लोन कैसे मिलता है? लमसम। रीपे कैसे होता है? किश्तों में। रिवर्स मॉर्टगेज में रिवर्स होगा, लोन आपको किश्तों में मिलेगा और आपको चुकाना वो लमसम है। अब ये रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम होती क्या है वो हम समझते हैं जरा डिटेल में। देखो देखो, क्यों आई गई थी आपको सब बताऊंगा, ध्यान से देखना। पता है क्या? अज्यूम करो, एक ना सीनियर सिटीजन है, एक सीनियर सिटीजन है जिसके पास अपना खुद का एक घर है। कोई सीनियर सिटीजन है जिसके पास अपना खुद का, बताओ क्या है? घर है। अब पता है, इस सीनियर सिटीजन के पास रहने के लिए छत तो है, लेकिन इसकी इनकम नहीं है उतनी जिससे ये अपने रोजमर्रा के खर्चे मीट आउट कर पाए। रहने के लिए छत है इसके पास, लेकिन इसके पास इनकम नहीं है उतनी, उसकी पेंशन उतनी नहीं आती है कि ये अपने रोजमर्रा के खर्चों को क्या कर पाए? मीट आउट। तो ऐसे केस में ना 2017 में एक स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। अब पता है रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में क्या होता है? सीनियर सिटीजन बैंक के पास जाएगा लोन मांगने के लिए, ठीक है? बैंक क्या करेगा? बैंक सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवा लेगा। बैंक सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को क्या करा देगा? मॉर्टगेज। मतलब पता है बैंक सीनियर सिटीजन से क्या कहेगा कि आप एक काम करो, आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रख दो, ठीक है? सीनियर सिटीजन कहेगा तो मैं रहूंगा कहां? बैंक कह रहा है हमने आपसे प्रॉपर्टी मांगी है, प्रॉपर्टी के कागज मांगे हैं, मतलब प्रॉपर्टी के जो कागज है ना वो हमें पकड़ा दो, प्रॉपर्टी में आप रहो। मतलब बात समझो, आपको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के कागज हमें देने हैं, हम आपसे प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, आपकी प्रॉपर्टी के कागज मांग रहे हैं बस। तो याद रखना, बैंक सीनियर सिटीजन से क्या कह रहा है? आप अपने घर में रहते चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने घर के कागज हमारे पास गिरवी एज सिक्योरिटी रखवा दो। चलो, सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास क्या रखवा दी? मॉर्टगेज। बैंक क्या करेगा? बैंक
सीनियर सिटीजन को लोन दे देगा, लेकिन लोन आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मिलता जाएगा। जैसे सपोज एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको, सपोज आपने 30 लाख रुपए के लिए लोन के लिए अप्लाई करा, तो एग्जांपल दे रहा हूं, तो बैंक आपको मंथली से 25-25 हजार रुपए हर महीने देता जाएगा। ठीक है, आपने 30 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया था, बैंक आपको हर महीने 25-25 हजार रुपए देता जाएगा। अब सुनो, अब बैंक क्या कहता है, बैंक कहता है आपको ये 25 हजार रुपए हम तब तक देते जाएंगे जब तक आपकी डेथ नहीं होती। ठीक है, एक बार आपकी डेथ हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, आपकी इस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करेंगे और अपना पैसा हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे केस में बैंक के पास एक और ऑप्शन होता है, बैंक कहता है हम सीधे सेल नहीं करेंगे आपकी प्रॉपर्टी, हम पहले आपके लीगल हायर से हम पूछेंगे। अगर आपका लीगल हायर हमारा लोन 30 लाख रुपए का रीपे कर देता है तो हम प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कैंसिल कर देंगे, नहीं बेचेंगे प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो 30 लाख रुपए का लोन पे ऑफ करने से मना कर देता है तो हम प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, मार्केट में सेल। ठीक है, अब पता है इससे बेनिफिट सीनियर सिटीजन को क्या होता है, सीनियर सिटीजन को ना हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है, जिससे सीनियर सिटीजन अपने क्या मीट आउट कर सकता है, अपने एक्सपेंडिचर्स मीट आउट कर सकता है। और लोन की रीपेमेंट कब होती है, उसकी डेथ के बाद। अब या तो लोन की रीपेमेंट उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, जो भी उसका सन होगा, या उसके लोन की रीपेमेंट बैंक करवा लेगा बाय सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नोटिस करो, लोन मिला है किश्तों में, लेकिन रीपेमेंट लोन की एक साथ हो रही है लमसम अमाउंट में। तो उन्होंने क्या कहा, सुनो, उन्होंने क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज। याद रखना, अगर सीनियर सिटीजन ने बैंक के पास अपना कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करा अंडर रिवर्स मॉर्गेज, तो उसे ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लेना, बैंक ने लोन के पैसे को रिकवर करने के लिए अगर वो असेट आगे बेचा सीनियर सिटीजन के मरने के बाद, तो याद रखना उसे क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा, और बैंक के हैंड्स में क्या राइज कर जाएगा, कैपिटल गेन राइज कर जाएगा। और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स बाय अ यूनिट होल्डर अंडर कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ना 2 म्यूचुअल फंड्स है, सपोज HDFC का एक लार्ज कैप फंड है और HDFC का एक स्मॉल कैप फंड है। मेरे पास 2 म्यूचुअल फंड्स है, दोनों इक्विटी ओरिएंटेड है। अब मैं पता क्या करना चाहता हूं, मैं अपने दोनों फंड्स को मर्ज करना चाहता हूं, कंसोलिडेट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने दोनों फंड्स HDFC को ट्रांसफर कर दिए और HDFC ने 2 फंड्स को कंसोलिडेट करके मुझे एक फंड इशू कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, ये एक पर्सन है इसके पास HDFC का स्मॉल कैप फंड है और इसके पास HDFC का लार्ज कैप फंड है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने फंड्स को मर्ज करना चाहता हूं इनटू वन। तो मैंने HDFC को अपने यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए, है ना, यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, क्या होते हैं, यूनिट्स। जैसे कंपनी में शेयर्स होते हैं ना, वैसे म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स होते हैं। तो A ने अपने यूनिट्स HDFC के पास ट्रांसफर कर दिए और HDFC ने दोनों फंड्स के यूनिट्स को कंसोलिडेट करके न्यू यूनिट्स किसको इश्यू कर दिए, A को। तो पहले आपके पास 2 फंड के यूनिट्स थे, अब वो कंसोलिडेट हो गए हैं इनटू 1 फंड। तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 47।
और आपके हैंड्स में या HDFC के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। तो याद रखना, अगर आप कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने यूनिट्स ट्रांसफर करते हो फॉर कंसोलिडेशन, तो याद रखना कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, नाइदर आपके हैंड्स में नॉर कंपनी के हैंड्स में। ठीक है, तो ये आपके ना सारे पॉइंट्स हो गए आपके सेक्शन 47 के। बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।